सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और आज की क्लास में हम यहाँ पर मुख्य रूप से भूगोल की महत्वपूर्ण ब्रांच रिसर्च मैथोडोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। और रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पेपर है वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, चाहे नेट का एग्जामिनेशन हो और चाहे किसी और यूनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा हो, सभी में रिसर्च मैथोडोलॉजी एक महत्वपूर्ण ब्रांच के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थी इस यूनिट को लेकर के थोड़े सी परेशान होते हैं या थोड़े से विचलित होते हैं। तो इसी को लेकर के आज की क्लास में भौगोलिक शोध तंत्र जो विषय है, रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पेपर चलता है उसको स्टार्ट करेंगे। और मैं एक बता देता हूं, जो विद्यार्थी नेट या जेआरएफ सेट की एग्जामिनेशन देते हैं उसमें भी एक जो कंपलसरी पेपर आता है यूजीसी नेट में, उसमें पहला पेपर आता है और उसमें शोध से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें स्टार्टिंग में एक दो टॉपिक में स्टार्ट करूंगा और वो टॉपिक आपके उस पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक बात और बता दूं सभी को, क्योंकि ये पेपर आप लेवल की अपेक्षा नहीं कर सकते, इस वजह से यहां पर प्रश्न को पूछने का जो तरीका है, वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा अनेक तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो टॉपिक ऐसे हैं जो बेस का काम करते हैं, चाहे आप नेट की तैयारी करते हो फर्स्ट पेपर के हिसाब से, और चाहे भूगोल के हिसाब से अलग से रिसर्च मेथोडोलॉजी जो पेपर चलता है, जो विभिन्न पीसीएस में रिसर्च मेथोडोलॉजी के रूप में पेपर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनको लेकर के। तो देखिए यहां पर आज की क्लास में मैं आपको मुख्य रूप से आंकड़ों के बारे में बात करूंगा। और पहली क्लास है रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेकर के। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में एक बात बता दूं कि अगर आपने एक थोड़ा सा टाइम दे करके उसको कर लिया तो ज्यादातर प्रश्न आप सही कर सकते हो। यदि आप भारत के भूगोल में या किसी रीजनल ज्योग्राफी में अपेक्षा करोगे मैं पूरे प्रश्न सही कर दूं, वहां संभव नहीं है। लेकिन यहां पर अधिकतम आप 90, 95, 99% तक प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो प्रश्न पूछने का तरीका जरूर बदलेगा, ये ध्यान रखना आप कि यहां पर मैं आपको टॉपिक कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम वही लैंग्वेज आप अपेक्षा रखो। तो समझ को थोड़ा बढ़ाना है। और पूरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो टॉपिक चलते हैं। देखिए, शोध विधि तंत्र, ये पेपर का नाम है। और कोई सी एग्जामिनेशन देना आप, चाहे लेक्चरर की हो, कॉलेज लेक्चरर की, चाहे किसी यूनिवर्सिटी भर्ती परीक्षा हो, दोनों में महत्वपूर्ण है। और इसमें दो टॉपिक हैं जो पूरे पेपर के लिए बेस का काम करते हैं। दोनों से दो प्रश्न तो 101% आते हैं। एक तो आता है आपके आंकड़े, पहला टॉपिक है आंकड़े या इसको बोलते हैं समंक। और एक पेपर है आपका प्रतिचयन या प्रतिदर्श। हिंदी में बहुत सारे नाम हैं और इंग्लिश में हम बात करेंगे सैंपलिंग, प्रतिदर्श या प्रतिचयन, और इधर डाटा या समंक। तो ये दोनों टॉपिकों को मैं आपको शुरुआत की 2-3 क्लासों में पढ़ाऊंगा। आपको केवल जो अध्ययन सामग्री में लिखा हूं वो नोट करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो आपका हर बार चेंज होता है और थोड़ा सा लैंग्वेज बन के आता है प्रश्न। लेकिन यदि आपने पैटर्न को समझ लिया और जब 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आप पढ़ चुके होंगे, तो आराम से आप समझ जाओगे। पहली शर्त है कि आप उसको थोड़ा सा, भाई डाटा क्या होते हैं, डाटा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर मेन रीजन ये है लैंग्वेज चेंज होने का कि ये शोध विधि तंत्र है, ये केवल भूगोल में ही नहीं है। रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पेपर है, नहीं केवल हम भूगोल में पढ़ते हैं, फिर कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे हम किसी और सब्जेक्ट की बात करें, सभी में लगभग अपना शोध का विधि तंत्र होता है, शोध मेथड होते हैं, और उसमें सभी में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंकड़े और आपका प्रतिचयन सैंपलिंग लगभग सभी में काम आता है। लेकिन हमें यहां पर भौगोलिक दृष्टि से पढ़ना है। लेकिन ये आंकड़े और समंक हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके भूगोल की दृष्टि से भी, आपके सोशियोलॉजी की दृष्टि से भी, चाहे कोई साइंस की बात करें किसी सब्जेक्ट की, सभी में आंकड़े एक शोध के लिए एक नींव का काम करते हैं, एक आधार का काम करते हैं, एक बेस का काम करते हैं। तो एक तो आंकड़े पढ़ाऊंगा मैं आपको, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के प्रकार और आंकड़ों के स्रोत। एक तो ये टॉपिक है जो आज की क्लास का भी है। और 1-2 क्लासें हम बात करेंगे सैंपलिंग की। सैंपलिंग शोध में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति होने के नाते
इसमें प्रश्न पूछने के तरीके इतने व्यापक हैं कि कहीं ना कहीं कई बार पूरे सेंटेंस से एक प्रश्न पकड़ में आएगा। तो आप कोई से भी प्रश्न पत्र उठा के देखना, इन दोनों टॉपिकों के बिना कोई सा भी पेपर नहीं बनता और कोई सा भी शोध नहीं होता। तो सभी रिसर्च की आधार आप नोट कर लो दोनों टॉपिकों को, एक तो आंकड़े डाटा जिसको समंक के नाम से जानते हैं, और एक प्रतिचयन। प्रतिचयन में आपको बताऊंगा क्या होता है, क्या मेथड होते हैं, कहां से प्रश्न आता है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं आंकड़े। ठीक है, अब आंकड़े क्योंकि किसी भी शोध के लिए जरूरी है, तो यहां पर आंकड़े का टॉपिक है जो व्यापक है, आपको भौगोलिक दृष्टि से समझना है और उसके हिसाब से अपना उत्तर जो आता है या कोई एग्जामिनेशन कुछ पूछा जाता है तो आप दोगे। और यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट में देखिए, यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर अनिवार्य होता है और ये विषय का होता है, सेकंड विषय का और अनिवार्य। तो अनिवार्य जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें इन दोनों टॉपिकों को लेकर के प्रश्न वहां पर भी आते हैं। आंकड़े क्योंकि आधार हैं रिसर्च के, और उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च विधियां उसमें आपके पाठ्यक्रम दे रखे रिसर्च से संबंधित, तो वहां ये दोनों टॉपिक वहां भी कवर होते हैं। इसके बाद बाकी के रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पेपर हैं, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परिकल्पनाएं क्या होती हैं, परिकल्पना में क्या विषय वस्तु है। ठीक है ना, तो जितने भी टॉपिक हैं, हम जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, इसके बाद साहित्य चोरी क्या होती है, प्लेगरिज्म क्या होता है, ये सभी टॉपिकों को मैं आगे, लेकिन शुरुआत में दोनों बेस जो है आपके रिसर्च के, उन दोनों टॉपिकों की बात कर रहा हूं। मैंने जितने भी प्रश्न पत्रों का मुझे ध्यान है, सभी में लगभग इन दोनों टॉपिकों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है आंकड़े, डाटा, प्रकार और स्रोत। तीनों ऐसे टॉपिक हैं, बड़े इजी टॉपिक हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप पढ़ चुके हैं। चाहे हम बीए के दरमियान प्रैक्टिकल की बात करें, चाहे पीजी में आपने प्रैक्टिकल में पढ़ाए इनको, क्योंकि इसी वजह से पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि रिसर्च में सबसे जरूरी होते हैं दोनों टॉपिक। या फिर आपने यदि वैकल्पिक प्रश्न पत्र के रूप में रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर पढ़ा है, तो वहां पर तो इनको जरूरी पढ़ा होगा। सॉरी। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है आंकड़े। आंकड़े या इनको बोलते हैं समंक। आंकड़े, समंक, और इंग्लिश में कहते हैं इनको डाटा। डाटा की बात करें, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, सभी में अब इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें समंक क्या होता है। पहला टॉपिक मैं ज्यादातर ये क्लियर करके चलता हूं। देखिए, इससे पहले थॉट हमने पढ़ा, थोड़ा बड़ा व्यापक विषय था, यहां पर उनकी बराबर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए, अगर आपने विषय वस्तु समझ ली टॉपिक की, और विषय वस्तु के साथ आपने पाठ्यक्रम में जो प्रक्रिया है वो पाठ्यक्रम को समझ लिया, तो आधा काम हल हो जाता है। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे विश्वविद्यालय में, तो 2-3 दोस्त थे, तो उनका एक ही काम था, हम घूमते फिरते पाठ्यक्रम को सबसे पहले याद करते थे। ये मानिए आप, अगर आप समझो ना सर पाठ्यक्रम को याद करने से क्या होगा, लेकिन मेरा एक बात कहना है, यदि कोई विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में पहले टॉपिक से लगा करके लास्ट के टॉपिक तक उंगलियों में यदि उसे गिना दे, तो इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि इसका लगभग कमांड हो चुका है। और कई विद्यार्थी ऐसे देखे मैंने, बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं, टाइम भी काफी दे रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको पाठ्यक्रम का नहीं पता। देखिए, अलग है, ये कार्टोग्राफी नहीं है, अलग पेपर है, और पेपर का नाम है शोध विधि तंत्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध विधि तंत्र। देखिए, अभी तक पहला जो मैंने आपको बताया है, जो पहला एक चीज कराई, एक पेपर कराया है, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, ज्योग्राफिकल थॉट। और ज्योग्राफिकल थॉट की लगभग 44 या 45 क्लासेज हैं टोटल, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो एक पेपर तो वो है भौगोलिक चिंतन का इतिहास, या भौगोलिक चिंतन, या ज्योग्राफिकल थॉट। दूसरा हमने प्रैक्टिकल कार्टोग्राफी, मानचित्र कला, वो अलग है। और ये तीसरा एक तरीके से शोध विधि तंत्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रश्न आज स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्न पत्र। और इसमें पहला टॉपिक, किसी भी रिसर्च के लिए आधार का काम करने वाले आंकड़ों से मैं स्टार्ट करा रहा हूं। यहां पर आंकड़े क्या होते हैं ये बात बताऊंगा सबसे पहले, फिर हम देखेंगे इसके लक्षण, लक्षण या विशेषताएं, ये बात करेंगे। ये लिख लीजिए आप, चाहे अलग रजिस्टर बनाते हो या एक ही रजिस्टर में, तो ये है आपका
पेपर, अलग से भूगोल की ब्रांच है शोध विधि तंत्र, रिसर्च मेथोडोलॉजी। और इसका पहला टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं आंकड़े, समंक अर्थात डाटा। अब ये आंकड़े जो मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं, इसमें सबसे पहला मैं आपको ये बताऊंगा आंकड़े क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे लक्षण या विशेषताएं, फिर हम बात करेंगे प्रकार, आंकड़ों के प्रकार, और फिर बात करेंगे हम स्रोत। चार भागों में, मुख्य रूप से चार भागों में बांट करके इस टॉपिक को कराऊंगा, और इसमें से लगभग आपको हर एक एग्जामिनेशन में एक प्रश्न होगा। बाकी का मैंने बताया था यूजीसी नेट का जो पाठ्यक्रम है, हाँ थॉट का लगभग पूरा हो गया है, और थॉट का रजिस्टर है आपके पास, होगा आपके पास। यदि मुझे कभी लगेगा कोई टॉपिक तो आपको मैं बताते हुए लिख करके फिर उसमें कोई ऐड कराना होगा मैं करा दूंगा, लेकिन अभी तत्काल आप थॉट के रजिस्टर को क्लोज करिए, या थॉट का अलग से रजिस्टर है तो उसको रख दीजिए। ये अलग से रजिस्टर, अलग से ब्रांच भूगोल की रिसर्च मेथोडोलॉजी, और सबसे ज्यादा मेरिट को ऊपर नीचे करने में जोर आता है पढ़ने में इसको। कारण क्या है कि लैंग्वेज के प्रश्न आते हैं, फैक्ट नहीं है इसमें ज्यादातर, और लैंग्वेज को पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो थॉट का पेपर पूरा हो गया और ये हमारे शोध विधि तंत्र है, ठीक है। चार टॉपिकों को लेकर के बात करेंगे, चारों बड़े इजी लगेगा आपको, मैं लिखाऊंगा ना तो बड़ा इजी लगेगा। अब आपकी ये गारंटी रहेगी, आपको ये दायित्व निभाना है कि इस टॉपिक को समझना है। समझ तो आ जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, तो क्या लिखोगे आप, क्योंकि जो मैं लिखा रहा हूं जरूर नहीं है एग्जाम्पल वही आए, लेकिन हाँ ये तय है कि बेस में लिख दूंगा, बेस आपके सामने होगा और आपका गलत नहीं होगा प्रश्न, यदि ढंग से आपने समझाए तो इसको एक प्रश्न जरूर आएगा, लगभग कई बार दो भी आते हैं। और मैंने आपको बता दी यूजीसी नेट की दृष्टि से फर्स्ट जो पेपर है उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो स्टार्ट करेंगे हम आंकड़े, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए। अब देखिए आगे, आंकड़े जो होते हैं जिनको समंक भी कहते हैं हिंदी में, और वैसे कहते हैं डाटा, सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आंकड़ों का संग्रहण होता है, ठीक है ना। आंकड़ों के संग्रहण के बाद उनका सारणीयन होता है, उनका वर्गीकरण होता है, इन विभिन्न प्रक्रियाओं से उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और किसी भी रिसर्च के लिए बेस का काम करते हैं। यदि आपने आंकड़े अपर्याप्त और अशुद्ध इकट्ठे कर लिए, यदि आपके आंकड़े गलत हैं, तो निश्चित है आपका शोध भी गलत होगा। अर्थात किसी भी शोध के लिए महत्वपूर्ण नींव का काम करते हैं, एक जो भवन में नींव का काम होता है वो रिसर्च में होता है। तो आंकड़े या समंकों का संग्रहण सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करिए आप, पहला पैराग्राफ है, किसी भी शोध के लिए समंक, देखिए दोनों नाम लिख रहा हूं, समंक या आंकड़े, और इंग्लिश में डाटा, ध्यान रखना है, इंग्लिश का शब्द जरूर ध्यान रखना है। किसी भी शोध के लिए समंक या आंकड़े आधारभूत तत्व के रूप में होते हैं, मेजर मूलभूत आधार तत्व के रूप में होते हैं आंकड़े, डाटा। आंकड़ों का संकलन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनको एकत्रित करना, उनको सारणीयन करना, इस तरीके से। तो एक बेस का काम करेंगे। आंकड़े या समंकों का संग्रहण सांख्यिकी विज्ञान की मूलभूत क्रियाएं, आंकड़ों या समंकों का संग्रहण सांख्यिकीय विज्ञान की मूलभूत क्रिया है।
देखिए आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लग रहा हो सर सामान्य सी बात है, सामान्य सी बात जरूर है, लेकिन जब तक समझोगे नहीं तब तक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाओगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे। जैसे आप पीएचडी कर रहे हो या आप किसी ने शोध करता है कोई, तो सबसे पहले से यही पूछा जाता है कि डाटाओं के लिए कहाँ से क्या आधार रहेगा आपका आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। तो कहने का मतलब जो स्टार्टिंग में ही डाटा का नाम आता है, डाटा के बारे में हम विचार करते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं, आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी रिसर्च के लिए। वास्तव में आंकड़ों के संकलन की क्रिया की शुद्धता एवं व्यापकता पर ही संपूर्ण शोध कार्य, पूरा जो रिसर्च होता है कि आपने कितनी शुद्धता से आंकड़े इकट्ठे किए हैं, कितनी व्यापकता के साथ इकट्ठे किए हैं, संपूर्ण शोध की क्रिया या संपूर्ण शोध का कार्य निर्भर करता है, निर्भर करता है। आंकड़ों का संग्रहण, सारणीयन, वर्गीकरण इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका सारणीयन करना, उनका वर्गीकरण करना, ये सभी कार्य हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। यदि आंकड़े अपर्याप्त, अशुद्ध होंगे तो उनसे निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आंकड़ों की शुद्धता बहुत जरूरी है, और आंकड़ों की शुद्धता के लिए पूरा प्रयास करता है एक अनुसंधान करता है, एक रिसर्च करने वाला। क्यों? क्योंकि वो नीम का काम करेंगे किसी भी सांख्यिकी विज्ञान की आपके विधि में या सांख्यिकी के अंतर्गत आप जिस विधि से आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो, वो किसी भी रिसर्च के लिए भवन की नीम का काम करेंगे। जो भवन में नीम का काम होता है वो आंकड़ों का होता है। यदि आंकड़े अपर्याप्त, अशुद्ध होंगे, यदि आंकड़े अपर्याप्त एवं अशुद्ध होंगे तो शोध कार्य के तहत निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। जब आंकड़े गलत हैं तो शोध भी गलत होगा, शोध के निष्कर्ष भी क्या होंगे? भ्रामक होंगे। सांख्यिक विज्ञान में सांख्यों का वही महत्व है। अतः सांख्यिकीय विज्ञान में समंकों का वही महत्व है जो
एक भवन में नींव का होता है। एक नींव जो काम करती है एक मकान के लिए, वही शोध के लिए आपके आंकड़े इकट्ठे करते हैं। अब देखिए एक पहला पैराग्राफ में लिखा है, 2 बिंदु लिखा है, यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप समझने का प्रयास करोगे तो एक बात निकल के आएगी कि कोई भी रिसर्च करें, चाहे भौगोलिक रिसर्च हो, चाहे पॉलिटिकल रिसर्च हो, चाहे कोई सोशोलॉजी का रिसर्च हो, चाहे विज्ञान का रिसर्च हो, उसमें आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। और आंकड़े की पर्याप्तता और शुद्धता पर ही पूरा रिसर्च है वो निर्भर करता है। यदि आपके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े अपर्याप्त होंगे, आंकड़ों में अशुद्धियां होंगी, तो निश्चित है जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च के जो निष्कर्ष हैं वो भी आपके भ्रामक होंगे। अतः सांख्यिकी विज्ञान में, भौगोलिक अनुसंधान में आंकड़ों का वही महत्व होता है जो एक भवन में नींव का होता है। अतः आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका में, इसी वजह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत पहला टॉपिक मैंने आंकड़ों के रूप में आप लोगों को स्टार्ट किया है, क्योंकि आंकड़े ही आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने आंकड़े। अब देखिए आंकड़ों का अर्थ, अगला हेडिंग डालिए आप, आंकड़ों का अर्थ। आंकड़ों का अर्थ, डाटा क्या होते हैं? इंग्लिश वर्जन ध्यान रखना है। देखिए मैंने बताया था हिंदी में समंक, आंकड़े, तथ्य भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो इनका इस वजह से आप इंग्लिश वर्जन डाटा मैंने शुरुआत में लिखा है। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं विद्यार्थियों के लिए कि आज की जो क्लास जो स्टार्ट हुई है वो भूगोल के अंतर्गत रिसर्च मेथोडोलॉजी जो ब्रांच है उसका पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसका नाम है आंकड़े, डाटा, टाइप्स उनके और उनके सोर्स। तो आंकड़े क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं और उनके आपके स्रोत क्या होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी में, भूगोल में, चाहे यूनिवर्सिटी, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे कॉलेज भर्ती परीक्षा हो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है वहां तो बराबर रूप से लागू है, वहां तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन उसके साथ साथ पहला जो प्रश्न आता है उसमें भी कई बार इसको लेकर के प्रश्न आते हैं। तो पहला टॉपिक आधार के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको रिसर्च में। तो मैंने आपको पहला टॉपिक स्टार्ट कराया आज की क्लास में, और मैंने आपको बताया था इसके बाद हम प्रतिचयन स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी के जो टॉपिक है रिसर्च के उनको स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट रूप में, देखिए ये टॉपिक तो ऐसा है आंकड़ों का और रिसर्च का, इनसे तो सीधे प्रश्न आएंगे 1 2 3, लेकिन इसके अलावा भी जो प्रश्न आते हैं उनको भी कई बार इसमें आधार के रूप में काम करता है ये टॉपिक। तो इस वजह से महत्वपूर्ण टॉपिक मान करके समझ में जरूर आ जाएगा, लेकिन वहां पे आपको लैंग्वेज पे कमांड रखना है। और वहां जितनी ज्यादा थ्योरी का पोर्शन आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा विश्लेषण शब्द आपके पास रहेंगे, उतनी ज्यादा उत्तर देने की कंडीशन में रहोगे। तो आंकड़े क्या होते हैं? पहला देखिए, समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं। एक खासियत है, समूह में होते हैं आंकड़े, एक होगा उसको आंकड़े नहीं कहेंगे हम। समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं तथा अंकों में प्रकट किए जाते हैं। यह ध्यान रखना है, जो अंकात्मक मान है वही डाटा कहलाते हैं, गुणात्मक को डाटा में शामिल नहीं करते। तो अर्थ लिखिए, समंक, समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं। समंक तथ्यों के उन समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से, जो अनेक कारणों से पर्याप्त, जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक, पर्याप्त सीमा तक, पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं तथा या और अंकों में प्रकट किए
जाते हैं। ये होते हैं डाटा, कि तथ्यों का वह समूह, समंख्या डाटा होते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं और मुख्य रूप से आपके अंकात्मक रूप में जिनका प्रदर्शन होता है, अंकात्मक रूप में उनको प्रकट किया जाता है, ये आपके डाटा होते हैं। इसके बाद अब लिखिए डाटा की परिभाषा, सॉरी विशेषताएं। आंकड़ों या समंकों की विशेषता, विशेषताएं या लक्षण। इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे छोटे छोटे रूप में लिखोगे इनको और याद भी हो जाएंगे, लेकिन प्रश्नों में फिर खोल करके प्रश्न आता है। पुनः विद्यार्थी उनको बता दूं कि भूगोल में भौगोलिक चिंतन का इतिहास यूनिट थी, उसमें लगभग 44-45 क्लासेज हैं। उनको रेगुलर आपको सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बना के पढ़ना है और बाकी का समझना है उसके साथ साथ। फिर एक कार्टोग्राफी ब्रांच है, वो अलग चल रही है हमारी, और ये तीसरी ब्रांच एक तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत मुख्य रूप से जो प्रश्न आते हैं उनमें ज़्यादातर विद्यार्थियों को असहज महसूस होता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको लगभग 100% प्रश्न करने की कंडीशन में रहो आप। और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जामिनेशन में ये जो यूनिट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, तो इनकी बड़ी भूमिका होती है। और यदि आपसे टॉपिक छूटेगा तो पूरा प्रश्न छूटेगा, लेकिन टॉपिक कवर करते ही आप लगभग पूरे प्रश्न आप कवर करने की कंडीशन रहोगे 90%, 95%, 100%। और उसमें पहला टॉपिक मैंने आपको बताया डाटा या आंकड़े। तो पहली विशेषता है संख्यात्मक रूप प्रस्तुत अंक ही समंक कहलाते हैं। पहला नंबर 1, संख्या डाल लीजिए चाहे, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत अंक ही समंक कहलाते हैं। ये स्टैटिक्स में है। स्टैटिक्स में ये लागू होता है कि जो अंकात्मक रूप में होते हैं वही डाटा होते हैं। जैसे भूगोल में छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक, जैसे एमए प्रवेश में छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक या मार्क्स, कि एमए प्रवेश में छात्राओं द्वारा प्राप्त जो अंक हैं उनको यदि हम एक लाइन में लिखें या टोटल दें तो वो क्या होंगे, डाटा होंगे। लेकिन बात दूसरी आती है अंक, जैसे 50, 57, 75, 39, 49, इस तरीके से। तो ये आपके अंकात्मक रूप है, यही डाटा होते हैं। गुणात्मक तथ्यों जैसे किशोर, प्रौढ़, वृद्ध, अमीर, गरीब का समंक नहीं कहा जा सकता, जबकि गुणात्मक तथ्यों जैसे प्रौढ़, गरीब, अमीर, वृद्ध इत्यादि को सामान्यतः समंक की श्रेणी में नहीं रखते। समझ में आ गया होगा कि जो आपके क्वांटिटेटिव जो डाटा हैं वही आपके समंक होंगे, न कि गुणात्मक। तो यहां पर दो चीज निकल के आई, एक तो गुणात्मक तथ्य
और एक आएंगे आपके संख्यात्मक रूप या संख्यात्मक तथ्य। तो संख्यात्मक है उन्हीं को डाटा कहा जाता है, गुणात्मक को डाटा नहीं कहा जाता। ये सामान्य बात और समझ में आ गई होगी। अब कोई सा भी एग्जाम्पल हो, किसी भी प्रकार से प्रश्न आए, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। और मैंने आपको कहा पूछने का तरीके इस वजह से क्योंकि सभी विषयों के पेपरों में रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर होता है, सभी में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, सभी में डाटा इकट्ठे किए जाते हैं, सभी रिसर्च में। तो इस वजह से अपने अपने हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने अपने रूप में इनकी व्याख्या है। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 विशेषता, आंकड़ों की दूसरी विशेषता है कि आंकड़ों की एक खासियत है कि समूह के रूप में होते हैं ना, तभी आपके आंकड़े कहलाते हैं। आपके सिंगल नहीं हो सकते, ऐसा नहीं एक ही दे दो तो आपके आंकड़े हैं। जैसे हम बात करते हैं कि भारतीय वन विभाग द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून द्वारा हर 2 साल में वनों के संबंध में आंकड़े जारी किए जाते हैं। तो एक ही थोड़ी होता है, वो पूरी श्रेणियां होती हैं, तो समूह के रूप में होते हैं। नंबर दूसरा लिखना है, आंकड़े आंकड़े या समंक समूह के रूप में होते हैं, एकल नहीं होते, समूह के रूप में होते हैं, वही आपके आंकड़े होते हैं। नंबर 3, आंकड़े पर्याप्त सीमा तक अनेक, आंकड़े पर्याप्त सीमा तक अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, कारणों से प्रभावित होते हैं, ये भी इनकी खासियत है, प्रभावित होते हैं। ये भी डाटा का एक रूप है। ये आंकड़ों, ये भी खासियत है कि अनेक रूप में प्रभावित हो सकते हैं, अनेक चीजें इनको प्रभावित करती हैं। समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, ये भी है। समंकों का पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, पहले से तय होता है। जब कोई पीएचडी करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो फिर पूछते हैं भाई क्या टॉपिक लेना चाह रहे हो, किस पर रिसर्च करना चाह रहे हो। फिर कोई समझदार आदमी आपसे कहेगा कि डाटा कहां से लोगे आप, आपने पहले तय कर रखा है कि डाटा कहां से लोगे। और जब डाटा इकट्ठे करोगे तब करोगे जब पहले टॉपिक का चयन कर चुके होंगे आप। तो कहने का मतलब जब किसी चीज के बारे में आप डाटा इकट्ठे करने चाह रहे हो, इसका मतलब पहले से उद्देश्य तय होता है। ऐसा होगा है कि आप डाटा पहले इकट्ठे कर लो, 2 साल बाद टॉपिक डिसाइड करो, नहीं होता। तो कहने का मतलब समंक जो होते हैं, डाटा जो होते हैं, उनका पूर्व निश्चित उद्देश्य होता है, पूर्व निश्चित उद्देश्य के अनुसार उनका संकलन होता है। ऐसा नहीं है आंकड़े पहले इकट्ठे हो गए फिर उद्देश्य बाद में आप तय करोगे। तो समंक या आंकड़े वो एकत्रित किए जाते हैं, उनका सारणीयन होता है, उनका वर्गीकरण होता है, एक प्रक्रिया है जिसमें पूर्व में निश्चित उद्देश्य तय होता है। अब अगला लिखिए, समंकों का संग्रहण गणना सर्वेक्षण से किया जा सकता है। समंकों का संग्रहण गणना सर्वेक्षण इत्यादि से किया जा सकता है। कि गणना कर लो आप, किसी भौगोलिक सर्वेक्षण कर लीजिए आप, उसके बाद आप आंकड़े इकट्ठे करते हो। अब जैसे आप आंकड़े इकट्ठे किए, फिर उनका संग्रहण के बाद उनका विश्लेषण करते हो, उनका सारणीयन करते हो, उनका वर्गीकरण, तो ये एक प्रक्रिया है आंकड़ों के बाद। क्योंकि उनको सही रूप में लाने के लिए आंकड़े जब इकट्ठे करोगे ना आप, तो अव्यवस्थित होते हैं। आंकड़ों को जब आप इकट्ठे करोगे तो प्राय सामान्यतः अव्यवस्थित रूप में होते हैं, लेकिन उनको अपने हिसाब से फिर उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, उनका सारणीयन करना पड़ता है, उनका वर्गीकरण करना पड़ता है।
समंकों का सारणीयन वर्गीकरण इत्यादि किया जाता है, जिससे कि अपेक्षित निष्कर्ष निकाले जा सके। जब आंकड़े इकट्ठे कर लोगे तो उनका सारणीयन करोगे, उनका वर्गीकरण करोगे, इस प्रकार से अलग अलग तरीके से उनका प्रक्रिया में व्यवस्थित करके फिर अपने अनुसार उनका निष्कर्ष निकालते हैं। अब देखिए मैंने आपको लिखाया है, ये एक बार में 2 बार में पढ़ने से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको केवल एक अलग से बुकलेट बनानी है, एक रजिस्टर, या अगर आपको मोटा रजिस्टर 2 भागों में कर लीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अलग से बनाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी 2 का एक रूप कर सकते हो, कार्टोग्राफी का और रिसर्च का, जैसा आप चाहो, लेकिन वहां पर इनको रिपीटेशन करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है आप सोचोगे सर मैंने पढ़ लिया कि संख्यात्मक रूप ही आंकड़े होते हैं और आंकड़े प्राय समूह में होते हैं, लेकिन जब आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपके पास उनका कैलकुलेशन होगा। और जब प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है तो वहां पर मैंने आपको कहा इस प्रकार से स्पष्ट फॉर्मेशन नहीं होते सेंटेंसों के। 4 लाइन का कोई सेंटेंस है, उसमें एक ही शब्द यूज होगा समूह, और उसी से आप उसको सही मानोगे। या व्यक्तिगत कहोगे, एकल यूज हो गया तो उसी से पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। एक प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो। निम्न में से असत्य कथन का चयन करिए। ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में आंकड़े संख्यात्मक रूप होते हैं, या समंक है वो संख्यात्मक रूप में होते हैं। भौगोलिक अनुसंधान, भौगोलिक अनुसंधान में नींव का काम करते हैं। भौगोलिक कह लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च हो उसमें नींव का काम करते हैं। वस्तुतः समूह में होते हैं, समूह में होते हैं। और नंबर 4 है केवल गुणात्मक तथ्य ही आंकड़े होते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से गलत छांटना है। अब बनाने वाला अपने हिसाब से जब लैंग्वेज यूज करेगा तो अपने हिसाब से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट होगा, तो लैंग्वेज टूटेगी फूटेगी, और उसमें कौन सा उत्तर होगा आप देख लीजिए। बिल्कुल अभी यहां आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसे भी हो सकता है और कई बार लैंग्वेज में आ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो केवल समझना है और उसका उत्तर देना है। तो इसमें जो असत्य कथन उसने चयन कराया वो चौथा है कि समंक गुणात्मक तथ्य आंकड़े होते हैं, जबकि गुणात्मक तथ्य आंकड़े नहीं होते। तो कौन से होते हैं? संख्यात्मक तथ्य वो आंकड़े होते हैं, समूह में होते हैं, एकल रूप में नहीं होते, समूह में होते हैं, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, पहले से आपके एकत्रित करने का उद्देश्य है वो निश्चित होता है। और अब हम आगे लिखेंगे इसमें आंकड़ों के प्रकार, अगली हेडिंग डालेंगे आंकड़ों का प्रकार।
आंकड़ों के प्रकार समझने का है। आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के प्रकार कह लीजिए, समंकों के प्रकार कह लीजिए, टाइप्स ऑफ डाटा कह लीजिए। अब भौगोलिक शोध या अनुसंधान में प्रयुक्त जो आंकड़े होते हैं वो दो कैटेगरी में होते हैं। हम भूगोल की बात करेंगे क्योंकि भूगोल के विद्यार्थी हैं, जबकि सभी रिसर्च में होता है। लिख लीजिए, प्राय भौगोलिक अनुसंधान, प्राय भौगोलिक अनुसंधान में प्रयुक्त आंकड़े निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्राथमिक आंकड़े, और नंबर दो, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक, प्राथमिक आंकड़े या द्वितीयक आंकड़े, इसको प्राइमरी डाटा कह सकते हैं, और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, या द्वितीयक को हम कह सकते हैं गौण आंकड़े। गौण आंकड़े। अभी मैं जब आप लोगों को बताऊंगा तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि प्राइमरी डाटा का मतलब होता है वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। जब कोई रिसर्च करने वाला होता है, चाहे आप एक रिसर्च कर रहे हो और किसी चीज के बारे में आंकड़ों को खुद इकट्ठा करते हो, तो प्राइमरी डाटा होंगे वो। जैसे देखिए, भूगोल में आपने जब प्रीवियस में या फाइनल में सामान्यतः भौगोलिक सामाजिक सर्वेक्षण का एक पाठ्यक्रम में आता है, और कुछ विद्यार्थियों को ग्रुप में भेजा जाता है आंकड़े इकट्ठे करने के लिए। किसी गांव में जाकर के, किसी कस्बे में जाकर के, और आप घर घर जाकर के वहां घरों से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करते हैं, और उस आंकड़ों के आधार पर उस गांव की रिपोर्ट बनाते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर, तो वो प्राइमरी डाटा है आपके लिए, क्योंकि आपके द्वारा नए सिरे से इकट्ठे किए गए हैं वो। तो प्राथमिक डाटा का मतलब है कि ऐसे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे भूगोल के विद्यार्थियों द्वारा किसी गांव में घर घर जाकर एकत्रित की गई सूचना। ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी डाटा कौन से होंगे? द्वितीयक डाटा का मतलब होता है ऐसे आंकड़े जो पहले से ही अन्य व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा इकट्ठे किए जा चुके होते हैं, और उनका यूज जब अनुसंधानकर्ता करता है तो वो उसके लिए द्वितीयक डाटा होते हैं। जैसे यदि आप भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा की इकट्ठे किए गए आंकड़ों को किसी रिसर्च में यूज करते हो, तो वो सेकेंडरी डाटा होंगे। ठीक है। तो प्राइमरी और द्वितीयक डाटा बिल्कुल सामान्य सा एक एक लाइन का अर्थ है, और ये काफी महत्वपूर्ण आपके प्रकार है। तो लिखिए, फर्स्ट नंबर एक, प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े, प्राइमरी डाटा, या आपके प्राथमिक प्राइमरी डाटा या समंक, वे आंकड़े जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा
बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं। वे आंकड़े जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे जैसे भूगोल के विद्यार्थियों भूगोल के विद्यार्थियों द्वारा भूगोल के विद्यार्थियों द्वारा किसी गांव में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के दौरान घर घर जाकर एकत्रित की गई सूचना। देखिए, मैंने भूगोल का ही एग्जाम्पल दिया है, और यदि वास्तव में आपने कभी न कभी ये प्रक्रिया अपनाई होगी, ये प्राइमरी डाटा होंगे। सूचना बहुत सारी चीजें आपको इस प्रकार से मैं बताऊंगा, या बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो काफी हद तक आप अपने आप को समर्थ पाओगे कि आप कहोगे कि मैं जानता हूं ये सारी चीजें। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि इस यूनिट में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, जो आप जानते हो वो आपको याद दिलाना, और यदि आपको याद भी और जानते भी हो तो उसके साथ टाइम गुजारना, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम गुजारोगे उससे उतनी ज्यादा आपको धीरे धीरे उसके साथ रुचि पैदा होगी और समझ बढ़ेगी आपकी। एक खेल का सामान्य नियम है, क्रिकेट में आप सभी जानते हो कि कहते हैं कि विद्यार्थी, आप पिच पर टिके रहिए, आप रन अपने आप निकलेंगे। तो जब आप किसी ब्रांच के साथ समय गुजारोगे, किसी ब्रांच के सभी टॉपिकों के साथ समय गुजारोगे, सभी टॉपिकों को पढ़ोगे, जिसमें कुछ टॉपिक नए भी हो सकते हैं, कुछ आपके पुनः भी पढ़ने को मिल रहे हैं, या फिर कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन समय गुजारोगे तो पूरी ब्रांच के साथ आपकी तारतम्यता बढ़ेगी और प्रश्नों पर आपकी पकड़ बढ़ेगी। तो पहला मैंने आपको बताया था आंकड़ों के प्रकार में कि भौगोलिक जो रिसर्च होता है उसमें आंकड़े जो प्रयुक्त होते हैं उनको सामान्यतः दो प्रकार से बांटते हैं। एक प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़े या प्राथमिक समंक, वे आंकड़े जो किसी शोधकर्ता द्वारा, किसी रिसर्च करने वाले व्यक्ति द्वारा बिल्कुल नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं, वो प्राइमरी डाटा हैं। और सेकंड होंगे द्वितीयक या गौण आंकड़े। सेकंड लिखिए, नंबर 2, द्वितीयक या गौण आंकड़े, या समंक कह सकते हैं, ठीक है। आंकड़े, आंकड़ों को डाटा कहा जाता है। सेकेंडरी डाटा, अब इसका क्या मतलब है कि जो पहले से इकट्ठे कर रखे, किसी ने प्रकाशित कर रखे हैं, किसी को इकट्ठे कर चुका है। भारतीय जनगणना विभाग पूरे भारत के जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करके प्रकाशित कर चुका होता है। जब उसको कोई शोध करने वाला यूज करता है तो वो सेकेंडरी डाटा होंगे। लिखिए, वे समंक जो पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्था संस्थाओं का लीजिए, व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा, वे समंक जो पूर्व में किसी व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं एवं प्रकाशित किए जा
चुके हैं, कि पहले से इकट्ठे कर चुका है वो और प्रकाशित कर चुका है। और अनुसंधानकर्ता द्वारा उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है तो वे आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, उनको सेकेंडरी डाटा कहते हैं। जैसे भारतीय जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को शोध हेतु प्रयुक्त करना, जैसे भारतीय जनगणना विभाग द्वारा प्रकाशित समंकों को शोध हेतु प्रयुक्त करना। समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी डाटा उन डाटाओं को कहते हैं जो पहले से किसी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए जा चुके हैं, प्रकाशित किए जा चुके हैं, तो वो यदि उन आंकड़ों को यूज करता है रिसर्च करने वाला तो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े होंगे। तो सामान्य सी बात है, कोई नए सिरे से इकट्ठे करेगा प्राइमरी डाटा, पहले से इकट्ठे किए गए डाटा को प्रयोग करेगा वो द्वितीयक डाटा। और द्वितीयक डाटाओं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो ज्यादातर रिसर्च में यूज होते हैं और जो भारतीय जनगणना सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं जनसंख्या के, उनको यूज करते हैं तो द्वितीयक आंकड़ों की कैटेगरी में आते हैं। और ज्यादातर रिसर्च में जनसंख्या के आंकड़ों के लिए जनगणना विभाग द्वारा जो एकत्रित किए गए आंकड़ों का ही प्रयोग होता है। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये समझ में आ गए होंगे। अब एक पॉइंट और मैं आज क्लास में बताऊंगा कि प्राइमरी और द्वितीयक जो डाटा है उनमें अंतर क्या है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर देखिए, एक सारणी में भी लिख सकते हैं हम, और आप कहो तो मैं पॉइंट में, देखिए सारणी लिख रहा हूं आपको, इस तरीके से लिखेंगे हम इनको, ऐसे कर लीजिए। ये तो हो गए आपके प्राथमिक आंकड़े, और ये हो गए आपके द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। नंबर 1, पहला जो अंतर है कि प्राइमरी जो डाटा होते हैं मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक डाटा मौलिक नहीं होते। इसमें लिख लीजिए, मौलिक रूप में होते हैं। क्यों? नए सिरे से इकट्ठे करते हैं, जबकि मौलिक नहीं होते। ये मौलिक होते हैं जबकि ये मौलिक नहीं होते। पहला अंतर। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से
एकत्रित किए जाते हैं। जबकि पहले से एकत्रित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है, ये रिसर्च करने वाला अनुसंधानकर्ता इकट्ठे करता है नए सिरे से, जबकि इसमें क्या करता है, पहले से जो एकत्रित किए गए हैं उनका ही यूज किया जाता है, उनको ही प्रयोग में लाया जाता है। तो दो अंतर हो गए। नंबर 3 लिखेंगे हम। देखिए नंबर 3 इसी में लिखना है, दोनों को देख लेना। मौलिक नहीं होते, शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि पहले से एकत्रित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वही नंबर 3 समय, धन और परिश्रम अधिक। खर्च होता है, कि समय ज्यादा लगता है, धन भी ज्यादा खर्च होता है और मेहनत भी ज्यादा होती है, क्योंकि नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, कम खर्च होता है, औसत रूप से औसतन कम खर्चा होता है, कम धन लगता है, परिश्रम कम लगता है। तुलनात्मक रूप से समय, धन और परिश्रम की बचत होती है। जब आप जनगणना विभाग के डाटाओं को यूज कर लोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा, अर्थात वहां पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। जबकि यदि आप ये करने बैठोगे तो सामान्य रूप से ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा आपका धन खर्च होगा और आपके जो समय या परिश्रम है वो भी ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसकी एक खासियत है, विशेष उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, जबकि विशेष उद्देश्य के अनुकूल नहीं होते। कि जैसे किसी पर्टिकुलर जो एम होता है उसके हिसाब से जब इकट्ठे करते हैं, उसी चीज के लिए अनुसंधान करता है, उनको इकट्ठे कर रहा है, तो निश्चित है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके अनुकूल होंगे। जिस उद्देश्य से उनको इकट्ठे किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से रिसर्च किया जा रहा है, उसके हिसाब से सटीक बैठते हैं। जबकि जब हम पहले से एकत्रित किए गए किसी अन्य संस्था द्वारा जब इकट्ठे उनका यूज करते हैं, तो वो हम जो पर्टिकुलर उद्देश्य से यूज कर रहे हैं, उनको इकट्ठे कर रहे हैं, उस उद्देश्य से वो सटीक नहीं होते। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीयक डाटा का ये अंतर है। तो आज की क्लास में हमने बात की कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों के क्या क्या लक्षण या विशेषताएं होती हैं, और आंकड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, प्राइमरी डाटा और द्वितीयक डाटा, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा। और फिर हमने बात की प्राइमरी डाटा और द्वितीयक डाटा में डिफरेंस क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक डाटाओं में क्या अंतर है। सामान्य सा टॉपिक हमने पढ़ा, शुरुआत बिल्कुल सामान्य टॉपिक से। अब यहां से आगे फिर इसका थोड़ा सा जो पूछा जाता है वो हम बात करेंगे कि प्राइमरी डाटा इकट्ठे करने के स्रोत क्या क्या हैं और द्वितीयक डाटा प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक डाटाओं के स्रोतों की बात करेंगे हम आगे। टॉपिक यही है, लेकिन इसको दूसरी क्लास में पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ लेना और मानसिक रूप से तैयार हो जाना कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट हो गई है और रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ना है। तो सभी विद्यार्थी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत डाटाओं के बारे में टॉपिक है। देखिए थोड़ा सोचना भी आपको, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने आपको स्रोतों की कुछ चीजें बताई, तो ये नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही परफेक्ट है।
उसके अलावा यदि आपके दिमाग में कौंधता है कोई चीज तो वो भी उसका पार्ट हो सकता है, और ये हमें एक्टिव रूप से ये करते रहना है। और मैंने आपको बताया इस टॉपिक में से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में, भर्ती परीक्षा में, चाहे यूनिवर्सिटी की हो चाहे किसी पीसीएस की हो, और एक नेट के एग्जामिनेशन में, दोनों पेपरों, नेट में तो दोनों पेपरों में ये टॉपिक कवर होता है। फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी होता है सभी सब्जेक्ट के लिए यूजीसी नेट का, और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट विशेष का होता है। दोनों टॉपिक आपके महत्वपूर्ण है आपके डाटाओं के। और इसका अगला टॉपिक मैं बताऊंगा प्रति चयन वाला। दोनों टॉपिकों को आपको बेहतर पढ़ना है। 2 प्रश्न आपके कवर करेंगे, लगभग 2-3, और कई प्रश्नों के लिए आपके सहायक के रूप में भी ये टॉपिक काम करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू सो मच। देखिए एक मैं यहाँ पे एक स्लाइड दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। यहां पर स्रोत हैं, बाकी कल की क्लास में भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, जो सेकंड क्लास लेंगे इस टॉपिक की, कि जो डाटा होते हैं उनके स्रोत के अंतर्गत आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, प्रत्यक्ष निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, प्रश्न सारणी और अनुसूची, ये दोनों टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। इसको नोट कर लेना, स्रोत हैं। अगली क्लास में इन स्रोतों के बारे में बात करूंगा। और आज की क्लास में इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, नमस्कार, थैंक यू सो मच।